नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान विज्ञान के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या कपूर। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से जुड़ी नई खोज और मलेरिया की रोकथाम के लिए वैक्सीन के अलावा आज हम बात करेंगे आनुवंशिक विकारों के बारे में। लेकिन सबसे पहले नजर इस हफ्ते की सुर्खियों पर। 7.7 रिक्टर स्केल पर आए भूकंप से हिला उत्तरी भारत और पाकिस्तान। हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला रहा भूकंप का मुख्य केंद्र। मलेरिया की रोकथाम के लिए वैज्ञानिकों ने तैयार किया नया वैक्सीन, चूहे पर किया सफल परीक्षण। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति को लेकर हुआ नया खुलासा। 4.1 अरब साल पुराने जिरकोन पर शोध कर लगाया पता। प्रोसेस्ड मीट के अधिक सेवन से हो सकता है कैंसर, WHO ने जारी की चेतावनी। और खोज खबर में चर्चा करेंगे आनुवंशिक विकारों से होने वाली दुर्लभ बीमारियों पर। और अब खबरें विस्तार से। 26 अक्टूबर को उत्तरी भारत समेत पाकिस्तान और तजाकिस्तान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। 7.7 रिक्टर स्केल पर आए भूकंप का मुख्य केंद्र अफगानिस्तान का हिंदू कुश क्षेत्र था। गौरतलब है कि हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला दुनिया के उन 3 स्थानों में से एक है जहां मध्यवर्ती गहराई के भूकंप आते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार भूकंप का मुख्य कारण इंडो गैंजेटिक प्लेन्स की सॉफ्ट सेडिमेंट्स है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप के बाद एक बार फिर पूरा उत्तरी भारत भूकंप के तेज झटकों से हिल उठा। रिक्टर पैमाने पर 7.7 की तीव्रता वाले इस भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान की हिंद कुश पर्वत श्रृंखला थी। इस शक्तिशाली भूकंप के झटके अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के साथ साथ उत्तरी भारत के कई हिस्सों जैसे दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार के पश्चिमी क्षेत्र और जम्मू कश्मीर के साथ साथ अहमदाबाद, वडोदरा और सिक्किम में भी महसूस किए गए। विशेषज्ञों का मानना है कि हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला में अधिकांश भूकंप इंडो गैंजेटिक मैदानी क्षेत्र में मौजूद मुलायम अवसादों यानी सॉफ्ट सेडिमेंट्स की उपस्थिति के कारण आते हैं। इंडो गैंजेटिक मैदान भूकंपीय दृष्टि से सक्रिय क्षेत्र माना जाता है, जहां पर जमीन के कुछ किलोमीटर अंदर भूकंपों का आना आम बात है। सामान्य स्थिति में पृथ्वी के अंदर उठने वाली भूकंपीय तरंगें धरातल पर आते आते लगभग निष्क्रिय हो जाती हैं, पर 200 किलोमीटर की गहराई से उठे इस भूकंप की तीव्रता काफी अधिक व दूर तक महसूस की गई। विशेषज्ञों के अनुसार गहराई के बावजूद भूकंप के धरातल पर अधिक प्रभावी होने का एक विशेष कारण इंडो गैंजेटिक पर्वत श्रृंखला में मिट्टी के साथ मौजूद अधिक मात्रा में मुलायम अवसाद था, जिससे भूकंपीय तरंगें आसानी से बिना अपनी क्षमता खोए धरातल पर पहुंच गईं। मलेरिया पर काबू पाने के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई और यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड स्कूल ऑफ मेडिसिन के वैज्ञानिक एक वैक्सीन तैयार कर रहे हैं। ये वैक्सीन मलेरिया परजीवी के प्रोटीन एनोलेजेस पर आधारित है। फिलहाल वैज्ञानिकों ने चूहे पर इस वैक्सीन का सफल परीक्षण किया है। इस वैक्सीन के द्वारा मलेरिया की रोकथाम के अलावा मच्छरों द्वारा इसके प्रसारण पर भी काबू पाया जा सकेगा। मलेरिया सदियों से चली आ रही ऐसी बीमारी है जो पूरी दुनिया में आज भी अपने खौफ को कायम रखे हुए है। प्लाज्मोडियम नाम के पैरासाइट के विभिन्न कारकों से व मच्छरों द्वारा फैलाई जाने वाली इस बीमारी से दुनिया की लगभग आधी आबादी को खतरा बना हुआ है। लेकिन अब मलेरिया की रोकथाम केवल मच्छरों को नष्ट करने तक सीमित नहीं रह गई है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई के वैज्ञानिकों व यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड स्कूल ऑफ मेडिसिन बाल्टिमोर ने मिलकर मलेरिया के इलाज के लिए वैक्सीन को विकसित करने में सफलता हासिल की है। ये वैक्सीन मलेरिया परजीवी के प्रोटीन के एक छोटे से हिस्से एनोलिसिस पर आधारित है। एनोलिसिस प्रोटीन सामान्यतः सभी कोशिकाओं में पाई जाती है, जो ग्लूकोज और ऊर्जा का उत्पादन करती हैं।
डॉक्टर जरूरी की अगुवाई में इस अध्ययन में लगे शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि एनोलिसिस प्रोटीन मलेरिया परजीवी की बाहरी सतह पर 2 अवस्थाओं में पाई जाती है, जो मलेरिया के संक्रमण को फैलाने से रोकती है। इस शोध के अनुसार मलेरिया एनोलिसिस कुछ क्षेत्रों में मानव एनोलिसिस से अलग होते हैं और इनमें प्रतिजनक गुण वाले 5 एमिनो एसिड होते हैं। शोधकर्ताओं ने इस विशिष्ट क्षेत्र का उपयोग किया और इसे आनुवांशिक रूप से नैनो पार्टिकल प्रोटीन में प्रयोग कर चूहों पर वैक्सीन द्वारा प्रयोग किया। शोधकर्ताओं के अनुसार ये प्रोटीन जिस चूहे पर इस्तेमाल किया गया, उसकी जीवित रहने की दर बिना वैक्सीन उपयोग किए गए चूहे से ज्यादा दर्ज की गई। मौजूदा समय में जिन वैक्सीन पर ट्रायल किया जा रहा है, उनमें एनोलिसिस पर आधारित वैक्सीन मलेरिया की रोकथाम में काफी कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि अमीनो एसिड अलग अलग स्ट्रेन्स में छोटे छोटे सेगमेंट के रूप में पाए जाते हैं। ये वैक्सीन न सिर्फ मलेरिया से बचाव में उपयोगी होगी, बल्कि मच्छरों को भी इसको फैलाने से रोकेगी। अमीनो एसिड के ये छोटे छोटे सेगमेंट ग्लूकोज की खपत कर ऊर्जा के उत्पादन में अहम भूमिका निभाते हैं। ये इम्यून सिस्टम से गुजरने पर भी परिवर्तित नहीं होती हैं, इसलिए विकसित की गई वैक्सीन उपयोग के बाद लंबे समय तक काम करती रहती है। इस अध्ययन के परिणाम हाल ही में मलेरिया जर्नल में प्रकाशित हो चुके हैं। वैज्ञानिक अब तक ये मानते आए थे कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति करोड़ों साल पहले हुई थी, लेकिन वैज्ञानिकों की एक ताज़ा खोज ने यह साबित कर दिया है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत करोड़ों साल नहीं बल्कि उससे भी पहले हो गई थी। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जैक हिल्स से लिए गए खनिज पदार्थों द्वारा वैज्ञानिकों ने ग्रेफाइट के 4.1 बिलियन साल पुराने कार्बन आइसोटोप की खोज की है। खनिज पदार्थ के अध्ययन में वैज्ञानिकों को कार्बन 12 की मात्रा भी ज्यादा मिली है, जिससे ये सिद्ध हो गया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति वैज्ञानिकों की सोच से भी 300 मिलियन साल पहले हो गई थी। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, ये सवाल हर युग के वैज्ञानिकों को एक अनसुलझी पहेली बनकर अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। कई अवधारणाएं और अटकलें इस विषय पर प्रकाश डालने की कोशिश करती नजर आती हैं। अब एक नई खोज के अनुसार ये कहा गया है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत पुरानी मान्यताओं के अनुसार बताए गए समय से भी लाखों वर्ष पहले हो गई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक शोधकर्ता समूह से आई जानकारी में कहा गया है कि ग्रेफाइट के कार्बन आइसोटोप को 4.1 अरब साल पुराने खनिज के सैंपल में संरक्षित पाया गया है। शोधकर्ताओं की ये टीम पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जैक हिल्स से निकाले गए जर्कन के टुकड़े की जांच कर रही थी। कहा जाता है कि जैक हिल्स में पृथ्वी के सबसे पुराने खनिज मौजूद हैं। जर्कन के इस टुकड़े पर ग्रेफाइट के 2 बहुत छोटे धब्बे देखे गए थे। ये सेकेंडरी आयन मास स्पेक्ट्रोमेट्री तकनीकी के अधीन दिखाई दिए, जिसमें सीजियम आयन के प्रकाश की किरण ग्रेफाइट की सतह पर इसके कार्बन आइसोटोप की बनावट को समझने के लिए भेदी गई थी। परिणाम आश्चर्यजनक रहे। अध्ययन के अनुसार जर्कन के सैंपल में मिला ग्रेफाइट खुद 4.1 अरब साल से भी पुराना है और ये कार्बन 12 में 2% की मात्रा में पाया गया। जैसा कि माना जाता है कि कार्बन 12 जीवों से उत्पन्न संपत्ति है, इससे ये साफ हो जाता है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति को लेकर जो पुरानी मान्यता है, उससे भी 30 करोड़ साल पहले ही जीवन की उत्पत्ति हो गई थी। पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान पुरानी धारणा थी कि भारी उल्का बमबारी के दौरान पृथ्वी ऊसर, सूखी, गर्म रही होगी, लेकिन इस अध्ययन के बाद अब अनुमान लगाया जा रहा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान यहाँ तरल पदार्थ मौजूद थे। इसके साथ साथ शोधकर्ताओं ने यह भी कहा है कि अध्ययन के दौरान मिला ये ग्रेफाइट निर्जीव कारक के द्वारा भी उत्पन्न हो सकता है और उन्होंने अन्य प्राचीन चट्टानों के सैंपल से और कार्बन के मिलने की ओर अधिक केंद्रित होने पर भी जोर दिया है। इस अध्ययन को विस्तृत रूप से प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस में प्रकाशित किया गया है।
अगर आप प्रोसेस्ड मीट खाने के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए है। प्रोसेस्ड मीट को लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक नई चेतावनी जारी की है, जिसके अनुसार प्रोसेस्ड मीट के ज्यादा सेवन से आंत, अग्नाशय और प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। ये कैंसर अलग अलग प्रोसेस्ड मीट द्वारा होते हैं। दरअसल WHO की एक एजेंसी ने मीट पर 800 अध्ययन किए, जिसके बाद ये बात सामने आई कि रोजाना 50 ग्राम प्रोसेस्ड मीट खाने से कैंसर का खतरा 18% तक बढ़ जाता है। जहां ये माना जाता है कि प्रोसेस्ड फूड मोटापे और बिगड़ते स्वास्थ्य का सबसे बड़ा कारण है, वहीं एक नया शोध प्रोसेस्ड फूड से आपका मोह भंग कर सकता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रोसेस्ड मीट, खासकर हैम, आंतों के कैंसर के खतरे को बढ़ा देता है। वहीं रेड मीट से आंतों के कैंसर के साथ साथ अग्नाशय और प्रोस्टेट कैंसर की भी संभावना बढ़ जाती है। ये समीक्षा फ्रांस में स्थित WHO की इकाई इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर IARC द्वारा 800 अध्ययनों के आधार पर दी गई है। समीक्षा के आधार पर IARC ने कैंसर के कारणों की लिस्ट में ग्रुप 1 में अब हॉट डॉग और हैम जैसे प्रोसेस्ड मीट को शामिल किया गया है। इस लिस्ट में पहले से ही तंबाकू, अभ्रक यानी एस्बेस्टोस और डीजल के धुएं जैसे खतरनाक एजेंट्स मौजूद हैं। वहीं गोमांस, भेड़ और सुअर के मांस को ग्रुप 2 में शामिल किया गया है, जहां पहले से ही ग्लाइफोसेट शामिल है, जो कीड़ा मारने वाली विभिन्न दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। The IARC working group concluded that processed meat, that is the consumption of processed meat, is carcinogenic to humans, and that the consumption of red meat is probably carcinogenic to humans. These findings reinforce existing dietary guidelines from a number of health authorities, including the World Health Organization. That is, that people who eat meat should consider reducing their consumption to reduce their risk of several diseases, including cancer. मीट के खानपान पर फ्रांस में स्वास्थ्य विशेषज्ञों की हाल ही में हुई एक बैठक में कहा गया है कि प्रति 50 ग्राम प्रोसेस्ड मीट के खाने पर बड़ी आंत के कैंसर की संभावना 18% बढ़ जाती है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज प्रोजेक्ट का हवाला देते हुए विशेषज्ञों ने कहा है कि प्रोसेस्ड मीट धूम्रपान के बराबर हानिकारक तो नहीं है, लेकिन प्रोसेस्ड मीट से होने वाले कैंसर से ही प्रतिवर्ष 34,000 लोगों की मौत हो जाती है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज प्रोजेक्ट के अनुसार अगर कैंसर के कारणों में रेड मीट के योगदान की पुष्टि हो जाती है, तो रेड मीट पूरी दुनिया में प्रतिवर्ष लगभग 50,000 मौतों का कारण बन सकता है। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे वापस कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान और देश विदेश में विज्ञान संबंधी हलचलों को जानने के लिए आइए देखते हैं साइंस एक्सप्रेस। भारत की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के खतरे से निपटने के लिए अधिक से अधिक सार्वजनिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 22 अक्टूबर कार फ्री दिवस यानी कार फ्री डे के रूप में मनाया गया। लाल किले से इंडिया गेट के बीच करीब 7 किलोमीटर तक का क्षेत्र कार रहित रहा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस रूट पर साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर इस पहल की शुरुआत की। हाल ही में देश में बाघों को संरक्षित करने की दिशा में मुंबई में एक बाइक रैली का आयोजन किया गया। 24 अक्टूबर को बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रैली की शुरुआत की। 7 दिन तक चलने वाली ये रैली राज्य के 4 बाघ संरक्षण केंद्रों से होते हुए 1000 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इसके अंतर्गत तड़ोबा अंधेरी बाघ संरक्षण केंद्र भी शामिल है। रैली में शामिल बाइक सवार लोगों को बाघों के संरक्षण के लिए जागरूक करेंगे।
केरल विश्वविद्यालय के जलीय जीव विज्ञान और मत्स्य पालन विभाग के शोधकर्ताओं ने केरल के तटों पर केकड़ों की 4 नई प्रजातियों की खोज का दावा किया है। डॉक्टर बीजू कुमार की अगुवाई में नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम एंड इंस्टीट्यूट शीबा जापान के सहयोग से हुई इस खोज में 3 एकांतवासी केकड़े भी शामिल हैं, जिनको पैग्यूरिस्टिस ल्यूकुलेंटस, डायोजीन्स कैनालिक्यूलेटस और पैग्यूरिस स्पैनोसियर नाम दिए गए हैं। खोजी गई चौथी एफ्रोपिनोथेरेस रत्नाकरा नाम की प्रजाति कोवलम में भूरे रंग की कौड़ी के अंदर मिली। जैव विविधता के क्षेत्र में और जानकारी जोड़ते हुए वैज्ञानिकों ने गैलापागोस द्वीप समूह में विशाल कछुओं की एक नई प्रजाति की खोज का दावा किया है। ये प्रजाति प्रशांत द्वीप समूह में रह रहे अन्य कछुओं की प्रजाति से अपनी जैविक संरचना के आधार पर एकदम भिन्न है। इन प्रजातियों के कछुए, जिनका नाम चेलोनोइडीज डॉनफोस्टॉय या पूर्वी सांता क्रूज कछुआ रखा गया है, जो धीमी गति से चलने वाले जीव हैं और पूर्वी सांता क्रूज के 15 वर्ग मील के क्षेत्र में पाए जाते हैं। अन्य प्रजातियों की तुलना में इस प्रजाति के कछुओं की आकृति अधिक संकुचित बताई गई है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ओबेसिटी में प्रकाशित एक अध्ययन ने खुलासा किया है कि उन बच्चों को जिन्हें बचपन में बड़ी मात्रा में एंटीबायोटिक दवाएं दी जाती हैं, वो एंटीबायोटिक ना लेने वाले बच्चों से अधिक तेजी से मोटापा पकड़ते हैं। नए अध्ययन ने मोटापा और एंटीबायोटिक के संबंध से पर्दा उठाते हुए ये कहा कि बालावस्था के दौरान एंटीबायोटिक बॉडी मास इंडेक्स को प्रभावित करते हैं। ये अध्ययन गीसिंगर हेल्थ सिस्टम के इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स के आधार पर जनवरी 2001 से फरवरी 2012 के बीच 18 साल के हुए 1,63,820 बच्चों पर किए विश्लेषण पर आधारित है। कुछ ऐसे रोग होते हैं जो दूषित वातावरण, परिस्थिति, रहन सहन, खान पान और उम्र के साथ उत्पन्न होते हैं। वहीं कुछ ऐसे रोग भी हैं जो हमें अपने माता पिता से जन्म से ही मिलते हैं। इन रोगों को आनुवंशिक रोग कहा जाता है। आनुवंशिक रोगों का मुख्य कारण जीन्स में परिवर्तन या कमी को माना जाता है। पूरी दुनिया में लगभग 7,000 प्रकार की आनुवंशिक बीमारियां पाई जाती हैं। केवल भारत की बात करें तो यहाँ हर साल लगभग 17 लाख बच्चे अलग अलग तरह की आनुवंशिक बीमारियों के साथ पैदा होते हैं। डाउन सिंड्रोम, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया जैसी कई बीमारियां हैं जो आनुवंशिक विकारों के कारण होती हैं। तो आज अपने खास सेगमेंट खोज खबर में हम चर्चा करेंगे आनुवंशिक रोगों की और आपको बताएंगे कि क्या है इन बीमारियों का कारण। अमिताभ बच्चन की अभिनीत हिंदी फीचर फिल्म पा में प्रोजेरिया को हमने अत्यंत स्पष्ट और करीब से देखा है और ऑटिज्म से हमारा परिचय शाहरुख खान की माय नेम इज खान फिल्म में हुआ। वास्तव में प्रोजेरिया और ऑटिज्म वो आनुवांशिक बीमारियां हैं जिनमें पीड़ित को समय से पहले बुढ़ापा और पढ़ने में अक्षमता का सामना करना पड़ता है। लगभग 7,000 तरह की आनुवांशिक विकारों से पूरे विश्व में हर साल लगभग 6% बच्चे जन्म के समय प्रभावित होते हैं। हर साल अकेले भारत में ही 17 लाख बच्चे किसी न किसी प्रकार के आनुवांशिक विकार और जन्म दोष के साथ पैदा होते हैं। इस प्रकार के विकार जन्म के साथ विरासत में ही बच्चे को अपने माता पिता से मिलते हैं और इनका कारण पर्यावरणीय कारक या अस्पष्ट हानिकारक कारक भी हो सकते हैं। जन्मजात होने वाले इन विकार में से कुछ विकार नियंत्रित हैं और उनका इलाज संभव है, जबकि अधिकतर विकार लाइलाज ही हैं और जीवन को कई पहलुओं पर असक्षम बना देती हैं। जन्म के साथ होने वाले दोषों के आनुवांशिक कारणों को आमतौर पर 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। इन कारणों को गुणसूत्रीय विकार, एकल जीन दोष और बहुघटकीय प्रभाव के रूप में समझा जा सकता है। व्यक्ति की आनुवांशिक स्वरूप की पहचान इस आधार पर होती है कि माता पिता के द्वारा अपने भ्रूण में स्थानांतरित गुणसूत्रों के 23 जोड़ों के द्वारा किस प्रकार के जीन्स लाए गए हैं। इन गुणसूत्रों की संख्या या जीन्स की बनावट में यदि किसी भी प्रकार का बदलाव होता है तो यही आनुवांशिक विकारों का कारण बनता है।
तुलनात्मक रूप से सर्वाधिक पाया जाने वाला आनुवंशिक विकार डाउन सिंड्रोम का कारण भ्रूण में गुणसूत्रों का एक अतिरिक्त जोड़ा होता है। जैसे कि एक सामान्य व्यक्ति में 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन डाउन सिंड्रोम में 47 गुणसूत्र होते हैं। इसमें 21वां गुणसूत्र अतिरिक्त होता है। शरीर का अनियमित विकास और उसमें उत्पन्न विकृतियां अतिरिक्त गुणसूत्र के कारण ही होती हैं। सपाट चेहरा और नाक, छोटा सिर, गर्दन के पीछे अतिरिक्त त्वचा के कारण छोटी गर्दन, छोटा सिर, कान एवं मुंह, ऊपर की ओर मुड़ी आंखें, आंखों में सफेद धब्बे आदि के साथ साथ मानसिक विकलांगता आदि विकृतियां गुणसूत्रों की संख्या में असामान्यता से ही उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा अधिक मात्रा में पाए जाने वाले आनुवंशिक विकारों में दूसरा नाम आता है अल्फा और बीटा थैलेसीमिया। थैलेसीमिया माता पिता से विरासत में मिला एक रक्त विकार है जो हीमोग्लोबिन के उत्पादन में कार्य करने वाली जीन के अभाव अथवा उसके सामान्य रूप से कार्य न कर पाने के कारण उत्पन्न होता है, जिससे अनीमिया और थकान, तिल्ली का बढ़ना, आसानी से हड्डियों का टूटना, हड्डियों में दर्द, सांस लेने में दिक्कत और इसके साथ साथ पीलिया एवं अन्य संक्रामक बीमारियां लग जाती हैं। सिकल सेल एनीमिया भी रक्त विकार से जुड़ा विकार है जो जीन में उत्परिवर्तन से हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स की संरचना को बिगाड़ देता है। आमतौर पर हीमोग्लोबिन की संरचना तस्तरी के आकार की होती है, लेकिन आपस में झुंड बना लेने के कारण इनका आकार एक दरांती के आकार का हो जाता है और वो अपनी ऑक्सीजन ढोने की क्षमता खो देता है। सोशल मीडिया पर कुछ दिन पहले ALS आइस बकेट चैलेंज छाया रहा था। ALS यानी एमियोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस एक प्रगतिशील लकवाग्रस्त स्थिति है जो न्यूरॉन के ह्रास के कारण उत्पन्न होती है। इसमें बोलने में परेशानी, अक्षमता, सूजन, रुक रुक कर सांस का आना जैसी परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। ब्लैक होल और बिग बैंग थ्योरी को समझने में अहम योगदान देने वाले सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस भी इसी बीमारी से पीड़ित हैं। हंटिंगटन एक अपक्षीय विकार है जिसकी किसी व्यक्ति से उसकी संतान में स्थानांतरित होने की 50% संभावना होती है। हंटिंगटन से अनियंत्रित चाल, निगलने में कठिनाई, व्यवहार में परिवर्तन, चलने और संतुलन बनाने में कठिनाई, याददाश्त में कमी, बोलने में दिक्कत, बुद्धिमत्ता में कमी जैसे विकारों का सामना करना पड़ता है और ये लोगों में 30 से 40 वर्ष की आयु के बाद ही अधिक प्रभावी होती है। आनुवंशिक विकारों की सूची में अगला नाम आता है सिस्टिक फिब्रोसिस का। ये विकार संतान में तभी स्थानांतरित होता है जब ये माता और पिता दोनों में पाया जाता है। इसके स्थानांतरित होने की संभावना 4 में से 1 की होती है। इस विकार के परिणाम स्वरूप शरीर में क्लोरीन को संतुलित करने वाले जरूरी प्रोटीन्स मौजूद नहीं होते, जिसके कारण सांस लेने में कठिनाई, बार बार फेफड़ों में संक्रमण, पाचन आदि परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। जहां डाउन सिंड्रोम, ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी जैसे विकारों का कोई निश्चित इलाज मौजूद नहीं है, लेकिन थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और हीमोफिलिया जैसे विकारों को कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। आजकल भ्रूण अवस्था के दौरान ही इन आनुवंशिक विकारों को पहचानने के लिए विभिन्न प्रकार के टेस्ट उपलब्ध हैं। अब चिकित्सकों और आम लोगों में इन दुर्लभ जन्मजात बीमारियों को लेकर जागरूकता फैलाने की दिशा में शोधकर्ताओं और चिकित्सकों के एक दल ने IORD यानी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेयर डिजीजेस का गठन किया है। इस संगठन का गठन औषधीय उद्योगों का ध्यान इन दुर्लभ आनुवंशिक बीमारियों पर केंद्रित करने और नीति निर्माताओं को इनके प्रति संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से किया गया है। अन्य संक्रामक बीमारियों से हट तक जन्मजात यानी आनुवंशिक विकारों की स्थिति में समय रहते ही इसकी पहचान करने और रखरखाव करने की आवश्यकता होती है। कुछ परिस्थितियों में आनुवंशिक विकारों से निपटने के लिए एकजुट होकर कार्य करने की आवश्यकता होती है। ज्ञान विज्ञान की ये कड़ी कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। आप अपना फीडबैक और सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 1100016।
तो आज के लिए बस इतना ही। विज्ञान और तकनीक की ताज़ा हलचलों के साथ अगले हफ्ते एक बार फिर होंगे हाजिर, इसी वक्त इसी चैनल पर। देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।